नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़ातिन हज़रात, अदबार के बादल छाए हुए हैं। पाकिस्तान जिस सूरत हाल का शिकार है, उस सूरत हाल में पाकिस्तान का आम एक देहाती तो शायद आशना न हो, लेकिन मेरा जैसा आदमी जो कि शहरों में रहता है और जिसने आसाइश की ज़िंदगी सीख ली है, उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं कि जो हमारी बाशी बदहाली पर मोरे तस्दीक सब्त कर रही है। पाकिस्तान में वो एयरलाइंस जो कभी एक ज़माने में कराची के एयरपोर्ट पर उतरना फ़ख्र महसूस किया करती थीं 50 की और 60 की दिहाई में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस चली गईं, आज हालत ये हो चुकी हुई है कि दरमियान में अगरचे के हालात हमारे ठीक हुए थे, पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होना शुरू हो गई हैं। टर्किश एयरलाइन ने अपनी परवाज़ें बंद कर दी हैं और वर्जिन अटलांटिक भी यहाँ से जा चुकी है, इसलिए कि पाकिस्तान को तेल ख़रीदने के लिए जो $290 मिलियन चाहिए थे, वो हमारे ख़जाने में नहीं है। और अगर वो हमारे ख़जाने में नहीं हैं तो हम तेल के कुएं तो नहीं रखते कि जो हम उनकी एयरलाइंस का पेट भरेंगे और उनको अता करेंगे। वो अपने साथ किसी मार्केट से ड्रम उठाकर भी नहीं ला सकते कि चलो पाकिस्तान में तेल नहीं मिलता तो 2-3 ड्रम जो है तेल के वो अपने साथ हम रखें। उन्होंने परवाज़ें बंद कर दी हैं। गुज़श्ता मार्च के महीने के अंदर हुंडा वालों की रिपोर्ट ये है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी हुंडा कार नहीं बिकी, ख़ास तौर पे हुंडा सिविक। छोटी हो सकता है बिकी हो, लेकिन हुंडा सिविक के बारे में उनकी यही रिपोर्ट है। सुजुकी कंपनी अपना कारोबार बंद करके ठप करके जा चुकी है, होंडा ने बंद कर दिया है और टोयोटा बंद कर रही है। वो 2 साल की वो कारकर्दगी जो कि कोरोना के ज़माने में फैसलाबाद में हुई थी कि उनके पास इतने ऑर्डर आ चुके थे कि उनको 3 शिफ्टें चलाने के बावजूद भी उनको ऑर्डर को तकमील करने के लिए वक्त नहीं मिलता था, वहाँ इस वक्त हू का आलम तारी है और लोग अपनी टेक्सटाइल मिलें बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी जो है, इसके मुकाबले में दुनिया इस खौफ से बाहर निकल रही है, जबकि पाकिस्तान पर बैठे हुए अमरीकी गिद्धों के गुलाम पाकिस्तानी गिद्ध जो हैं, पाकिस्तान का बदतरीन अंजाम चाहते हैं। 1945 बल्कि 1944 में जिस दिन नॉर्मंडी फतह हुआ था, तो उस दिन सबसे पहले अमेरिका के शहर बर्टन वुड में एक इजलास बुलाया गया था और उन्होंने कहा था आज के बाद हमने दुनिया को माशी तौर पर कंट्रोल करना है। उन्होंने बरतानिया से कहा निकल जाओ, हम कंट्रोल करने आ रहे हैं, हिंदुस्तान से निकलो, कनाडा से निकलो, ऑस्ट्रेलिया से निकलो, बाकी कीनिया, युगांडा, टांगनीका से निकलो, हम आ रहे हैं। फ्रांस से कहा रूस, उससे अफ्रीका से निकलो, अब तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं, अब फौज रखने की भी कोई गुंजाइश नहीं, हम लोगों को माशी तौर पर यूं निचोड़ेंगे कि ये हमारे दस्ते निगर होकर रह जाएंगे। बर्टन वुड एग्रीमेंट हुआ और उसके तहत 2 अदारे वजूद में आए, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मामला ये था कि लोग जो हैं वो एक ही करेंसी के अंदर कारोबार करेंगे और वो पेपर करेंसी। दुनिया के तमाम ममालिक से कह दिया गया कि सोने और चांदी की करेंसियाँ बंद कर दी जाएं और उसकी जगह पेपर करेंसी जो है वो मार्केट में लाई जाए। और यूं एक ऐसी आर्टिफिशियल फिक्टिशियस करेंसी वजूद में आई कि जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं थी। सोना आप बाज़ार में इंडिपेंडेंटली जाके बेच सकते हैं और उसकी कीमत मिल सकती है, लेकिन अगर नोट आपका रद्दी हो जाए तो वो रद्दी के भाव भी नहीं बिकता। बच्चों की कागज़ की कापियाँ ज़्यादा महंगी बिकती हैं। हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए और हर मुल्क का एक नेशनल डेट होना चाहिए, कर्जा होना चाहिए। उससे पहले इंडिविजुअल डेट होते थे। मैंने अपने किसी मकसद के लिए कर्ज लिया, उसने किसी मकसद के लिए कर्ज लिया। 1947 में जब अंग्रेज़ यहाँ से गया तो इस बर सगीर के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं था। बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर बना, शानदार किस्म का रेलवे का निज़ाम यहाँ पर बना। माल रोड आज दोबारा तख्लीक करने पे आए तो हम नहीं कर सकते, एक इमारत नहीं बना सकते।
شاندار قسم کا تعلیمی نظام، جتنے بھی کالج اسکول قائم کیے گئے، جانوروں کے اسپتال بنائے گئے، انسانوں کے اسپتال بنائے گئے. یہ سب کس سے ہوا؟ لوکل باڈی سسٹم. 9% صرف ریونیو ہوتا تھا. نہ اس ملک پر انکم ٹیکس نافذ تھا اور نہ اس ملک پر کسٹم ڈیوٹی نافذ تھی. یہاں پر دنیا کا جو معاشی سال ہوتا ہے وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے. بر صغیر میں معاشی سال 1 جولائی سے اس لیے شروع ہوتا تھا کہ چونکہ فصل کٹ جاتی تھی اپریل مئی کے اندر اور ذمہ داروں کے پاس پیسے آ جاتے تھے، اس لیے وہ مالیہ اور آبیانہ ادا کرنے کے قابل ہوتے تھے. انٹرنیشنل ڈیٹ کا آغاز بنیادی طور پر فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی سے کیا گیا. اس سے پہلے تاوان جنگ کے طور پہ ہوتا تھا. ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو فتح کیا، اس نے کہا تم نے ہمارے اتنا نقصان کیا تھا ہمارا، اب تم اتنا تاوان جنگ ادا کرو گے. پھر وہ لوگ اپنے بھیڑ بکریاں یہ وہ بیچ کے لاتے تھے، کوئی اون کے نمدے لے کے آتا تھا، کوئی بندوق دے جاتا تھا. جب نہیں ہوتا تھا تو 4-5 بیٹیوں کے رشتے دے دیے جاتے تھے. کہا یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے. اگر قبیلہ ہے وہ اجتماعی طور پر قرض کا شکار ہو سکتا ہے تو ہم کسی ملک کو قرض کا شکار کیوں نہ کریں. تو انہوں نے اس طرح میرے جیسے پاکستان جیسے کمزور ملکوں کو ڈھونڈا اور ان میں سے اپنے لیے غدار پیدا کیے. یہ معاشی غدار تھے. جان برکنز اپنی کتاب میں کنفیشنز آف دا اکنامک ہٹ مین میں لکھتا ہے کہ ہم معاشی طور پر غدار خریدتے تھے جا کے، اور ہم ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں قرضہ دیتے ہیں، انفراسٹرکچر قرضے لے لو، تم موٹر وے بناؤ، تم بہترین ایئرپورٹ بناؤ. ان قرضوں کا انسانوں کی ترقی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم نے اسلام آباد سے لاہور تک موٹر وے بنایا، اس کے 1 کروڑ 1.5 کروڑ ایک سائڈ پہ بھی بھوکے ننگے، نہ پانی نہ بجلی نہ صحت نہ تعلیم، اور دوسری طرف بھی 1.5 کروڑ بھوکے ننگے افلاس زدہ لوگ. آپ اس موٹر وے سے گزریں، آپ کو 1000 سال پہلے جس طرح کے گھر ملتے تھے، جس طرح کے جوہر ملتے تھے، جس طرح کے باڑے ملتے تھے، جس طرح مویشی چراتے میں لوگ نظر آتے تھے، جس طرح بجلی اور پانی سے محروم لوگ نظر آتے تھے، ویسے نظر آئیں گے. اور اس کے بیچ میں 500-700 لوگوں کی گاڑیاں گزرتے ہوئے نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. لیکن اس کا قرض ادا کرنا تھا وہ میں نے اور آپ نے کرنا تھا. کپاس والے نے کپاس بیچ کے ادا کرنا تھا، اس کے بعد چاول والے نے چاول بیچ کے ادا کرنا تھا، کیونکہ اور ریمیٹنسز جو باہر تھے انہوں نے پیسے بھیج کے ڈالر بھیج کے ادا کرنا تھا. یہ 3 چیزیں تھیں جو ہم نے اس قرض کو ادا کیا. آخری موٹر وے ہم نے ملتان کا بنایا، اور اس موٹر وے کی حالت یہ ہے کہ آج تک اس کے سائٹ پر لگے ہوئے ہوٹلز نہیں چل پا رہے، کیونکہ وہاں ٹریفک کم ہے. کیونکہ ہمیں شوق ہے کہ ہم قرضہ لیں. یہ شوق نہیں ہے. جان پرکنز کہتا ہے کہ ہم قرضہ دیتے ہی اس لیے ہیں، اور جب 50% سے زیادہ اس قرضہ بڑھ جاتا ہے کسی جی ڈی پی سے، اس کے ہم اپنے ہاکس بیچتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں زمین ہمیں دے دو، ہم کارپوریٹ مائننگ فارمنگ کریں گے. فلاں ریکارڈک ہمیں دے دو، ہم اس کو چلائیں گے. تم تو چلانے کے قابل نہیں. یہ ایئرپورٹ ہمیں دے دو، ہم اس کو چلائیں گے. یہ نیول بندرگاہ ہمیں دے دو، گوادر ہمیں دے دو، ہم اس کو چلائیں گے. جب وہ ہاکس جو ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی کام نہیں ہوتا تو پھر ہم اسیسینیشن شروع کرتے ہیں. کہتا میرے سامنے نکراگوا کا صدر مارا گیا، 4 صدر میرے سامنے امریکہ نے مارے کیونکہ بات نہیں مانتے تھے. جب ایسا نہیں ہو پاتا، جب ہمیں کسی ملک کی منرلز کی تلاش ہوتی ہے، ہم اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم خود فوجیں بھیج دیتے ہیں. ہمیں عراق کا تیل چاہیے تھا، ہم نے فوج بھیج دی، اتار دی، اور ہم نے صدام حسین کو مار دیا. ہمیں افغانستان کی لتھیم چاہیے تھی کیونکہ وہ سعودی عربیہ آف لتھیم تھا، اس سے ہمارے تمام کمپیوٹرز چلتے تھے، ہم نے وہ داخل کر دیا. لیکن پاکستان میں ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان میں 75 سال کا قرضہ آج اس سطح پہ ہمیں لے آیا ہے کہ آج مکمل طور پر ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، لیکن ہم کہلاتے نہیں. کیا حل ہے؟ میں مایوس نہیں کرنا چاہتا. پاکستان کو ایک عزت کی انگڑائی لینی ہے اور اعلان کرنا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارا قرضہ نہیں ادا کرتے. سب سے پہلے یہ کام ایکواڈور میں ایک وزیر اعظم نے کیا تھا جس کا نام تھا رافیل کوریا. اس نے کہا کہ debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate. وہ قرضہ جو صرف چند لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے لیا جاتا ہے وہ illegitimate. اس نے برسل سے ایک بہت بڑی کمپنی ایرک ٹوساں کی کمپنی کو بلایا جو کہ کمیٹی فار دی ایبولیشن آف الٹیمیٹ ڈیٹ تھی، اور اس کے بعد 70 لاکھ کے قریب ڈفرنٹ فائلوں کا مطالعہ کیا اور
12 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट को मुलाहिदा किया और कहा कि हमारा 87% कर्जा नाजायज़ है, और उसने कर्जा निकालने से इनकार कर दिया। उसने IMF के दरवाजे पे अपने हाथ से ताला लगाया और उसके लोगों को कान से पकड़ के बाहर निकाल दिया। उसके बॉन्ड्स जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में थे, उसका कीमत गिरी जो 20% पे रह गई। उसने अपने बॉन्ड्स खुद जाके ख़रीदे और उस 3 सालों के अंदर वो उस एक्वाडोर के अंदर बेहतरीन हेल्थ की सहूलियात, बेहतरीन तालीमी सहूलियात, बेहतरीन किस्म की सहूलियात वापस ले आया। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके पांव पे गिर गई कि हाँ हम मानते हैं, तुम इस मामले को मत तोड़ो, लेकिन उसने कहा नेगोशिएशन करो, और उन्होंने माना कि 87% नहीं 83% डेट जो है वो नाजायज़ है, हम 83% जो है कर्जा उसको माफ़ करते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब तो और रास्ता निकल आया है। आप अंदाज़ा करें कि मलेशिया ने चीन के साथ मुआहदा किया है कि हम डॉलर की सरपरस्ती ख़त्म करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF का बुनियादी मकसद यही था कि डॉलर की बारादस्ती को कायम किया जाए। 1973 से पहले हार्ड करेंसी जो थी वो होती थी सोना के मुकाबले में बनाया जाता था कि इतना सोना होना चाहिए। जब 1973 में फ्रांस का सदर अमेरिका गया और उसने कहा कि तुम्हारे $2 बिलियन हमारे पास हैं, तो हमें 2 सोना जो है उसके बदले में, तो उसने कहा सोना तो हमारे पास नहीं है, हमने ये मुआहदा इसलिए तो नहीं किया था कि उसको ऑनर किया जाए। तो उस वक्त एक नया लफ्ज़ निकाला गया था कि कब हम गुड विल ऑफ द कंट्री जो है उसके मुताबिक चलेंगे, यानी हम बताएंगे कि इस मुल्क की पैदावार इतनी है इसलिए इसकी करेंसी की वैल्यू इतनी होती है। एक बैंक है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसको ये बताया गया कि इस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है ये बताएगा कि करेंसी किसकी बेहतर है और किसकी नहीं है। नाइजीरिया के पास 1.5 गुना ज़्यादा सऊदी अरब से तेल है, उसकी करेंसी वीक है। आइसलैंड में घास नहीं उगती, उसकी करेंसी स्ट्रांग है। डॉलर राज कर रहा था इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान को एक रास्ता मिला था कि हम डॉलर से निकल जाएं। चीन इस वक्त अपनी करेंसी लेके मार्केट में आ चुका है। ब्राज़ील ने युआन के साथ कारोबार शुरू कर दिया है। 90% रूसी कारोबार युआन के अंदर हो रहा है। पिछले हफ्ते मलेशिया ने डॉलर को खुदा हाफिज कहा और चीन के साथ बैठ के कहा कि हम आपके डॉलर को यहां लेके आना चाहते हैं। इंडोनेशिया, कंबोडिया और वियतनाम आ गए हैं, आपके युआन को लेके आना चाहते हैं। और अब मलेशिया ने कहा है कि हम एशियन मॉनेटरी बैंक कायम करेंगे। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं IMF की भीख का, हम इंतज़ार कर रहे हैं उन दोस्त ममालिक की भीख का। हम अमेरिका से नहीं निकलना चाहते। उसकी ये वजह नहीं है कि हमें अमेरिका बहुत पसंद है। हमारे उन लोगों को जो हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनको अमेरिका इसलिए पसंद है कि उन्होंने अपनी जायदादें अमेरिका और बरतानिया ने बनाई हुई हैं। उनको इसलिए पसंद है कि उनके बेटों की नौकरियां वहाँ होती हैं। उनको इसलिए पसंद है कि उनके ख़ानदान वालों के कारोबार वहाँ होते हैं। उनको इसलिए पसंद है कि उनको अमेरिका ने इस मुल्क में इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया था, और वो इस इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने का एहसान 22 करोड़ लोगों को ज़िबा करके अदा करना चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।